नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोणा बैच के अंदर। मेरा नाम है तनुज बंसल और आज का हमारा चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। जैसा कि आपको पता है कि आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर का लेक्चर नंबर 3। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं उसको देख लेते हैं जरा। पिछले लेक्चर्स में हमने जो बात की थी वो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट की बात की थी। बार मैग्नेट की वजह से फील्ड क्या होती है, फोर्स क्या लगता है बार मैग्नेट के, या अगर उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है उसकी वजह से फील्ड लाइंस क्या होती हैं, टॉर्क क्या लगता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, डाइपोल ऑसिलेशंस किस तरीके से होते हैं, डाइपोल ऑसिलेट किस तरीके से करता है, ये सारी बातें आपने करी थी। तो अगर आपने वो लेक्चर जाके अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लेना। हाँ, अगर आपको वो पढ़ना है ना जो अभी मैंने बोला तो उसके लिए आपको पिछले लेक्चर्स पे जाना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो। अब इस लेक्चर में सर क्या है, इस लेक्चर में मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। वो मटेरियल्स कौन से हैं सर? पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये तीन हमारे सिलेबस में है। पैरा, डाया, फेरो, पैरा, डाया, फेरो, ये तीन मटेरियल्स हमारे सिलेबस में हैं। तो चलिए भाई करते हैं शुरुआत। मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स होते कौन से हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स खुद मैग्नेट नहीं होते बेटा, खुद मैग्नेट नहीं होते। ये मैग्नेट नहीं है, एक बात ध्यान देना, ये खुद इसमें मैग्नेट नहीं होते ना। विच कैन, मैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं विच कैन गेट इफेक्टेड, which can get affected by a magnet और मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट कह लो या मैग्नेटिक फील्ड कह लो भाई, मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी ना। जो मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट हो सकते हैं उनको मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, सर आयरन attracted towards मैग्नेट, आयरन जैसे कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, हो जाता। आयरन खुद मैग्नेट नहीं है ना, लेकिन ये मैग्नेट इसे अट्रैक्ट कर लेता है, तो ये कैन गेट इफेक्टेड बाय अ मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। इनको मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कौन से हुए भाई? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जिनका मैग्नेटिज्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल which do not get affected, which do not get affected by a magnet, by a magnet, जैसा कि मैंने आपको बोला, या मैग्नेट कह दो या मैग्नेटिक फील्ड कह दो, मैग्नेट कह दो या मैग्नेटिक फील्ड कह दो, उसके द्वारा इफेक्ट नहीं होते। एग्जांपल प्लास्टिक्स। भाई सिंपल सी बात है, इस चैप्टर में थ्योरी बहुत है, इस चैप्टर में थ्योरी बहुत है। बहुत सारी थ्योरी तो मैंने पहले से ही यहाँ पे टाइप करवाई है और बहुत सारी थ्योरी मैं यहाँ पे लिखूंगा। बहुत सारी कुछ कुछ कैलकुलेशंस होंगी, बहुत सारी नहीं, कुछ कैलकुलेशंस बीच में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है जी, तो इस बात का ख्याल रखिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है जी, तो मैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं वो खुद मैग्नेट नहीं होते, लेकिन मैग्नेट के द्वारा या फील्ड के द्वारा इफेक्ट हो सकते हैं। एग्जाम्पल आयरन जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट हो सकता है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? जो मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इफेक्ट नहीं होते, जैसे कि प्लास्टिक्स। सिंपल, ओके। मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं ये तो बाद में बात करेंगे, ठीक है ना, ये तो बाद में बात करेंगे। देखो चैप्टर हमारा क्या है, चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैटर मतलब मटेरियल्स, मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं ये तो बाद में बात करेंगे, लेकिन अब बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। पहले वो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, फिर डिटेल में जाएंगे। आओ आओ आओ, सबसे पहले है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी।
मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी वर्ड आ गया, इसको लिखते हैं एच से, एच कैपिटल एच। एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू मैग्नेटाइज अदर्स, दूसरों का भला करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर कितनी है। आप दूसरों को क्या पैसा दान दे सकते हैं? आपके पास ज्यादा पैसा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों को दान भी ज्यादा दे दोगे, हो सकता आप नहीं दो। तो क्या आपकी एबिलिटी डोनेट करने की ज्यादा हुई या कम हुई? कम हुई भैया, कम हुई, है ना। द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू मैग्नेटाइज अदर्स, मैग्नेट की मटेरियल की, मैग्नेटिक मटेरियल की एबिलिटी दूसरे को मैग्नेटाइज करने की। देखो ध्यान से सुनो, ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। सोलेनॉइड के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, मान लो सोलेनॉइड के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है जी, करंट फ्लो हो रहा है सोलेनॉइड के अंदर। अब सोलेनॉइड के अंदर करंट फ्लो हो रहा है और इसके अंदर हमने मैग्नेटिक मटेरियल को रखा है, ठीक है ना। इसके अंदर हमने किसी मटेरियल को रख दिया, ठीक है ना, मैग्नेटिक मटेरियल। सपोज करो आयरन रख दिया, मैग्नेट नहीं रखा, मैग्नेटिक मटेरियल रखा है आयरन, ठीक है जी। सोलेनॉइड में करंट फ्लो हो रहा है तो इसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड आएगी। बोलो भैया, सोलेनॉइड में करंट फ्लो हो रहा है तो इसकी वजह से इसमें क्या आएगी? मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ठीक है ना। इसके अंदर क्या डेवलप होगी? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। इसके अंदर क्या डेवलप होगी? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी भाई, बी नॉट, बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर डेवलप होगी, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर डेवलप होगी, दैट इज बी नॉट। तो वो बी नॉट होगी म्यू नॉट एन आई, मानते हो इस बात को? म्यू नॉट एन आई, जो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी वो म्यू नॉट एन आई होगी ड्यू टू सोलेनॉइड। ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है? सोलेनॉइड की वजह से। ये सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है। तो एक बात बताओ, क्या ये सोलेनॉइड, क्या ये सोलेनॉइड इस मटेरियल को मैग्नेटाइज करने की कोशिश करेगी? बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। हाँ करेगी कोशिश भाई, करेगी। ये जो सोलेनॉइड है इस मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने की कोशिश करेगी। क्यों करेगी कोशिश? सिंपल सी बात यह है कि भैया ये इसके अंदर रखा हुआ है और अंदर क्या है? सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। सोलेनॉइड के अंदर क्या है भाई? मैग्नेटिक फील्ड है। तो सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से इसके अंदर का जो मटेरियल है वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, कुछ देर के लिए वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। सोलेनॉइड जो होती है एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, बचपन में छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट वो मैग्नेट होता है जो तब तक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है जब तक करंट फ्लो होता है। अगर करंट हटा दिया तो इसका मैग्नेटिज्म हट गया, इसका मैग्नेटिज्म हट गया, ठीक है जी। तो सोलेनॉइड की वजह से अंदर का मटेरियल जो है वो क्या हो रहा है? मैग्नेटाइज हो रहा है। क्या हो रहा है? मैग्नेटाइज हो रहा है। हम यहां पे बात करें एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू मैग्नेटाइज अदर्स, कर कौन रहा है? सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड इस मटेरियल को क्या कर रही है? मैग्नेटाइज कर रही है। सोलेनॉइड is magnetizing the material. Solenoid is magnetizing the material. सोलेनॉइड अंदर पड़े अपने इस मटेरियल को मैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रही है। तो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी यानी कि दूसरों को मैग्नेटाइज करने की कैपेबिलिटी वो ये होती है, ये अच्छा भाई सोलेनॉइड की वजह से फील्ड ये है। अब वो मैग्नेटाइज हो क्यों रहा है? नंबर ऑफ टर्न्स और करंट पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा करंट होगा ये मटेरियल उतना ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे उतना ये मटेरियल ज्यादा मैग्नेटाइज होगा। इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। किसकी है ये?
उस मटेरियल की जो मैग्नेटाइज कर रहा है। यहां पे कौन कर रहा है? सोलेनॉइड कर रही है। यहां पे कौन कर रही है? सोलेनॉइड कर रही है, इसके अंदर के मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रही है। तो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी H इज इक्वल्स टू एन आई। H इज इक्वल्स टू एन आई। यूनिट्स क्या होंगे? एम्पियर पर मीटर। देखो करंट के यूनिट एम्पियर हैं और इसके यूनिट क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि पर मीटर। पर मीटर, एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। समझ गए? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एच। बी नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एच। बी नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, और एन आई को क्या लिख सकते हैं? एच लिख सकते हैं। तो बी नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एच हो गया भाई, ठीक है ना। म्यू नॉट इंटू एच, तो एन इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू करंट, ठीक है ना, इंटू करंट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू करंट, तो एम्पियर पर मीटर, ठीक है ना। ये इसके क्या हो गए? यूनिट्स हो गए। तो आई होप दैट इज क्लियर टू यू कि मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी क्या होती है। दूसरों को खुशी देने की कैपेबिलिटी, दूसरों को मैग्नेटाइज करने की कैपेबिलिटी। अच्छा, अगला अगला होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। वो क्या है? मैग्नेटाइजिंग करने की कैपेबिलिटी। मैग्नेटाइजेशन मतलब होने की कैपेबिलिटी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू गेट मैग्नेटाइज्ड। मेरे को मैग्नेटाइज कर दो, खुद मैग्नेटाइज होने की कैपेबिलिटी। समझ गए? इसको आई से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? आई से। कोई भी मटेरियल जिसकी खुद मैग्नेटाइज करने की कैपेबिलिटी, मतलब होने की कैपेबिलिटी, दिस इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मैग्नेटिक मूवमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, कैपिटल एम बाय वी, कैपिटल एम बाय वी, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। कोई भी मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल है, वो मान लो मैग्नेटाइज हो गया। तो अगर वो मैग्नेटाइज हो गया तो उसकी कोई मैग्नेटिक मूवमेंट होगी और उसका कोई वॉल्यूम होगा, तो वो यहां पे लिखा गया है। अब देखो, ये मान लो कि ये पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ, और ये इसकी लेंथ है L, ठीक है ना। इसका एरिया मान लेते हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A मान लेते हैं भाई, ठीक है ना। अब देखो, ये इसकी डेफिनेशन है, एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू गेट मैग्नेटाइज्ड। ये इसका फॉर्मूला हो गया, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। कोई और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हाँ। देखो यार, कैपिटल M बाय V है, तो कैपिटल M को लिख सकते हैं पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ, पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ, पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ। और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू लेंथ, ठीक है जी। वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, ठीक है जी। तो लेंथ से लेंथ कट गई, लेंथ से लेंथ कट गई, तो ये क्या बन गया? पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। ये क्या बन गया? पोल स्ट्रेंथ, ऐसे बोल सकते हो, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। ये इसकी डेफिनेशन है भाई, मैग्नेटाइज होने के बाद पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, या मैग्नेटिक मूवमेंट इसके अंदर कितनी आ गई, मैग्नेटाइज होने के बाद इसके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी आ गई? पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में कितनी मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप हो गई, ठीक है ना। ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। यूनिट क्या होंगे इसके? आओ यूनिट देखो, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है? एम्पियर मीटर स्क्वायर।
मैग्नेटिक मोमेंट के यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर होते हैं भाई, जिसको नहीं पता पता कर लो, वॉल्यूम मीटर क्यूब। तो मीटर से मीटर एक रह जाएगा नीचे मीटर, तो एम्पियर पर मीटर रह जाएगा, एम्पियर पर मीटर भाई, एम्पियर पर मीटर खत्म। इसके भी एम्पियर पर मीटर है, ये भी एम्पियर पर मीटर है, सेम है भाई, सेम है, ठीक है ना, सेम ही है, याद रखना, मतलब याद रखना आसान हो जाएगा। आई और एच के यूनिट सेम है, एक मैग्नेटाइज होने की कैपेबिलिटी है, एक करने की कैपेबिलिटी है, करने की कैपेबिलिटी को एच बोलते हैं, होने की कैपेबिलिटी को आई बोलते हैं, ठीक है, सिंपल, सिंपल एंड स्ट्रेट शब्दों में मैंने आपको बता दिया है। ओके जी, चलो अगला मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है भाई, ठीक है ना, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी क्या है सुनिए, इट मेजर्स दैट हाउ मेनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन पेनिट्रेट इनसाइड द मटेरियल। इसका मतलब यह है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट हो सकती हैं, ठीक है ना, इसको मैग्नेटिक परमिएबिलिटी लिखते हैं, जिसको म्यू से लिखते हैं बेटा, म्यू से। म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम जो कि हम नॉर्मली पढ़ते हैं, ये होगी परमिएबिलिटी ऑफ, परमिटिविटी नहीं है, परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम या मटेरियल। जिस भी मीडियम या मटेरियल की बात हो रही है उसके लिए म्यू यूज किया जाता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू से, वैक्यूम के लिए म्यू नॉट, मीडियम या मटेरियल के लिए म्यू, ठीक। और उसके बाद म्यू आर, इसको बोला जाता है रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी भाई, म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है ना, रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है म्यू बाय म्यू नॉट, यानी कि किसी भी मीडियम की परमिएबिलिटी को हम वैक्यूम की परमिएबिलिटी से डिवाइड करें या उससे कंपेयर करें, ठीक है ना, कंपैरिजन ही होता है, रिलेटिव मतलब कंपैरिजन, रिलेटिव मतलब रिश्तेदार। जैसे रिलेटिव्स हमारे मार्क्स को कंपेयर करते हैं, वैसे ही हम यहां पे परमिएबिलिटीज को कंपेयर कर रहे हैं, मीडियम की परमिएबिलिटी को वैक्यूम से कंपेयर कर रहे हैं, और रिलेटिव्स हमारे मार्क्स को अपने बच्चों के मार्क्स के साथ कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि अरे इसके बच्चे के तो ज्यादा हैं या इसके बच्चे के तो कम हैं, तो हमारे साथ मेजरमेंट होता है या हमारे साथ कंपैरिजन होता है भाई, ठीक है ना, हमारे साथ मेजरमेंट होता है या हमारे साथ कंपैरिजन होता है, ये बात का ध्यान रखिएगा। चलो क्लियर है, ओके। अब ये है क्या, ये तो मैंने डिफाइन कर दिया, ये है क्या, इट मेजर्स दैट हाउ मेनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन पेनिट्रेट या इनसाइड द मटेरियल, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। फील्ड लाइंस आ रही हैं, मान लो ये मटेरियल बाहर की किसी फील्ड में रखा गया है, ठीक है, फील्ड लाइंस इसमें से पास होके ऐसे जा रही हैं, ठीक है ना, एक दूसरा मटेरियल है, यही फील्ड लाइंस हैं और दूसरा मटेरियल है, इसमें से देखो, इस मटेरियल में से दो फील्ड लाइंस क्रॉस करके जा रही हैं, दो बाहर से ही निकल रही हैं, इसमें से देखो चारों फील्ड लाइंस अंदर से जा रही हैं, तो इसके अंदर ज्यादा पेनिट्रेट कर गई हैं लाइंस, इसके अंदर ज्यादा पेनिट्रेट कर गई हैं, इसका मतलब अगर मैं इनकी परमिएबिलिटी को कंपेयर करूंगा तो μ2 जो होगा वो μ1 से आपका क्या आएगा, ज्यादा आएगा भाई, μ2 जो होगा वो μ1 से आपका क्या आएगा, ज्यादा आएगा, यहां पे परमिएबिलिटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो ये समझ गए हम मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है ना, ये हो गई मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। उसके बाद है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी भाई, ससेप्टिबिलिटी क्या है वो समझो।
It is a measure of how the magnetic material responds to the external field. Susceptibility, इसका सिंबल देखो, इसका सिंबल होता है चाई, ये ऐसा वाला एक्स होता है, ये एक्स है लेकिन अलग टाइप का एक्स है, चाई, या चाई के पैर में एम डाला जाता है, एम फॉर मीडियम, एम जो डाला जाता है वो मीडियम के लिए डाला जाता है, चाई बोलते हैं इसको, चाई, चाय नहीं, चाय नहीं, चाय की याद आ गई यार, अब मुझे चाय पीने पड़ेगी, इस लेक्चर के बाद पीऊंगा चाय में, चाय एम या चाय, ठीक, क्या है ये? इट इज अ मेजर ऑफ द हाउ द मैग्नेटिक मटेरियल रिस्पॉन्ड्स टू द एक्सटर्नल फील्ड, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी टू द मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, चाई जो है वो रेशो है, बस आई बाय एच का रेशो है, क्या है? रेशो है। हमारे एक सर थे जो ऐसे ही बोलते थे, प्यारे बच्चों क्या है? रेशो है। किसका रेशो है? आई बाय एच का। एच जो है मैग्नेटाइज करने की एबिलिटी, होने की एबिलिटी, तो होने की एबिलिटी अपॉन करने की एबिलिटी, होने की एबिलिटी अपॉन करने की एबिलिटी, ठीक है ना? समझ गए? समझ गए भैया? समझ गए? हाँ, तो आई बाय एच इसका मतलब होता है कि मैग्नेटिक मटेरियल किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है एक्सटर्नल फील्ड को। मतलब क्या हुआ? ये तो हमने लगाया, ये हमने लगाया, ठीक है ना, और ये वो मैग्नेटाइज हुआ, ये करना चाहा मैग्नेटाइज और ये वो मैग्नेटाइज हो गया, तो हो गया कितना अपॉन करना चाहा कितना, हो गया कितना और अपॉन करना चाहा कितना, ये है चाई। ये क्या है? चाई, ठीक है ना। मतलब किस तरीके से मैग्नेटिक मटेरियल रिस्पॉन्ड करता है कि भाई हमने कितना करना चाहा वो कितना हुआ, कितना करना चाहा कितना हुआ, यानी कि हमारे करने की वजह से, हमारे उसको मैग्नेटाइज करने की वजह से वो कितना मैग्नेटाइज हुआ है, वो है चाई। वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है एक्सटर्नल फील्ड को या एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी को, ऐसे भी बोल सकते हो। एक्सटर्नल फील्ड की जगह एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी भी बोल सकते हो कि उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, कितना मैग्नेटाइज हो रहा है। भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मान लो मैंने पढ़ाया 100, लेकिन आपने पढ़ा 85, तो ये आपका रेशो है। मान लो मैंने पढ़ाया 100 का, आपने पढ़ा 93, ये रिस्पॉन्स है आपका, आपके मार्क्स है ना, ये 93 आउट ऑफ 100, ठीक है ना। इसका मतलब आपने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है 100 के पेपर को, 100 के पेपर में से 93 मार्क्स आए हैं, समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से जो रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स को मेजर करता है कौन? चाई। कौन? चाई। यूनिट्स नो, कोई यूनिट नहीं है इसकी। आई बाय एच, आई के यूनिट्स क्या है? एम्पियर पर मीटर, एच के यूनिट्स क्या है? एम्पियर पर मीटर, तो इसके भी कोई यूनिट्स नहीं है, ठीक है ना। तो आई बाय एच है, रेशो है, इसके कोई यूनिट्स नहीं है। तो दिस इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या है ये? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो 4 चीजें पढ़ी हमने, मैग्नेटाइज करने की एबिलिटी, मैग्नेटाइज होने की एबिलिटी, फील्ड लाइंस के पेनिट्रेट करने की एबिलिटी, और मटेरियल के रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी। मैग्नेटाइज करने की एबिलिटी, मैग्नेटाइज होने की एबिलिटी, फील्ड लाइंस के पेनिट्रेट करने की एबिलिटी, यहां पे रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी। चारों एबिलिटीज हैं, ठीक है ना, जो मेजर करती हैं कुछ ना कुछ। चलो, ये तो हो गई चाय की बात, चाय की बात हो गई। अब
कुछ रिलेशन निकालेंगे भैया। देखो जरा रिलेशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी एंड परमिएबिलिटी। मैं आपको रिलेशन निकालूंगा ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव वाली जो परमिएबिलिटी होती है म्यू आर, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल के दिखाऊंगा। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उसको देखेंगे और याद भी रखेंगे, याद रखना जरूरी है। आइए बात करते हैं। देखो ये सोलेनॉइड है, यस सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर एक मैग्नेटिक मटेरियल रखा है, सोलेनॉइड के अंदर एक मैग्नेटिक मटेरियल रखा है। ठीक, सोलेनॉइड में करंट फ्लो करने की वजह से इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। सोलेनॉइड में करंट फ्लो करने की वजह से इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है ना, क्या प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है आपको भी पता है, म्यू नॉट एन आई म्यू नॉट इंटू एच। ठीक है जी, ये जो सोलेनॉइड की फील्ड है ये इस मैग्नेट के लिए, ठीक है ना, ये जो सोलेनॉइड की फील्ड है ये अंदर के मटेरियल के लिए, मैग्नेटिक मटेरियल को क्या कर रही है, मैग्नेटाइज कर रही है, उसके लिए एक्सटर्नल फील्ड की तरह एक्ट कर रही है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैग्नेट जो है वो इसके अंदर रखा हुआ है, ठीक है ना, अंदर रखा हुआ है मैग्नेटिक मटेरियल। सॉरी बार बार मैग्नेट बोल रहा हूं, मैग्नेट तो ये बन जाएगा क्योंकि ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, लेकिन मैग्नेट है नहीं, वैसे मैग्नेटिक मटेरियल है। मैग्नेटिक मटेरियल सोलेनॉइड के अंदर रखा हुआ है। तो सोलेनॉइड की जो फील्ड है वो एज एन एक्सटर्नल फील्ड काम कर रही है, किसके लिए, इस मटेरियल के लिए, क्योंकि इस मटेरियल की अपनी थोड़ी है वो फील्ड ना, अपनी थोड़ी है, इसके लिए एज अ एक्सटर्नल फील्ड काम कर रही है ये। ठीक है, प्लस ये सोलेनॉइड के अंदर रखा हुआ मटेरियल भी तो मैग्नेटाइज होगा, सोलेनॉइड के अंदर रखा हुआ मटेरियल भी तो मैग्नेटाइज होगा। BM, इसकी मैग्नेटिक फील्ड को बोलेंगे BM। देखो भाई B नॉट क्या है, दैट इज द एक्सटर्नल फील्ड, या फिर ऐसे बोलते हैं फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। मैं लिख देता हूं एक्टिंग एज एक्सटर्नल फील्ड, एक्टिंग एज एक्सटर्नल फील्ड फॉर मटेरियल, मटेरियल के लिए एक्सटर्नल फील्ड की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक, उसके बाद ये तो सोलेनॉइड की एक्सटर्नल फील्ड हो गई, ठीक है ना, मतलब सोलेनॉइड की फील्ड हो गई जो इसके लिए एक्सटर्नल है। BM क्या हो गया, ये मैग्नेटाइजेशन हुई है, फील्ड डेवलप्ड इन मटेरियल ड्यू टू इट्स मैग्नेटाइजेशन, ड्यू टू इट्स मैग्नेटाइजेशन, फील्ड डेवलप्ड इन मटेरियल ड्यू टू इट्स मैग्नेटाइजेशन। इस मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन हो गया जिसकी वजह से यह फील्ड डेवलप हुई है। तो इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी भाई, इन दोनों को ऐड करके नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इन दोनों को ऐड करके नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी भाई B, इन दोनों को ऐड करके नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और वो B नॉट और BM का सम होगी, वो B नॉट और BM का सम होगी, वो B नॉट और BM का सम होगी।
बी नॉट किसकी फील्ड है? सोलेनॉइड की। और सोलेनॉइड की फील्ड की वजह से अंदर का मटेरियल भी मैग्नेटाइज हो गया, तो उसने अपनी फील्ड भी प्रोड्यूस करी। ये उसकी अपनी है, ये उसके लिए एक्सटर्नल है। बी एम उसकी अपनी है और बी नॉट उसके लिए एक्सटर्नल है। तो नेट फील्ड बन गई बी नॉट, सॉरी बी बन गई। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम बी नॉट को म्यू नॉट इंटू एच लिख रहे हैं, बी नॉट को म्यू नॉट इंटू एच लिख रहे हैं, तो क्या हम बी को म्यू इंटू एच लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम बी नॉट को म्यू नॉट इंटू एच लिख सकते हैं, तो क्या बी को म्यू इंटू एच लिख सकते हैं? यहां पे बी नॉट की जगह बी आ गया, म्यू नॉट की जगह पे म्यू आ गया। म्यू क्या है? परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल। नीचे बैठ जाता हूं। जो मटेरियल हमने इसके अंदर इंसर्ट किया है, ये उस मटेरियल की परमेबिलिटी है। समझ में आया? ओके, चलो अब और सुनो। ये तो नेट को ऐसे लिख सकते हैं, बी नॉट म्यू नॉट एच, बी इज इक्वल टू म्यू एच। अब ये जो फील्ड है बी एम, ये बेटा मैग्नेटाइज होने की कैपेबिलिटी को मेजर कर रहा है। फील्ड डेवलप्ड इन द मटेरियल ड्यू टू इट्स मैग्नेटाइजेशन। यहां पे मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन हुआ है, तो यहां पे म्यू नॉट इंटू एच नहीं लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे म्यू नॉट इंटू आई। म्यू नॉट इंटू आई, यहां पे म्यू नॉट इंटू आई लिखेंगे। ध्यान से सुनो, बी नॉट कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है? सोलेनॉइड की। सोलेनॉइड इस मैग्नेट के लिए क्या काम कर रही है? एक्सटर्नल का। अगर सोलेनॉइड इसके लिए एक्सटर्नल का काम कर रही है, तो सोलेनॉइड की जो फील्ड है उसको म्यू नॉट इंटू एच लिख सकते हैं। एच होता है करने की कैपेबिलिटी। तो इसमें जो फील्ड डेवलप हो रही है वो उसकी अपनी है, तो ये मैग्नेटाइज हो गया है, तो मैग्नेटाइजेशन हुआ है इसका, तो इसके लिए एच की जगह आई लिख देंगे। ठीक है ना? जो नेट बनेगा वो इस मटेरियल को इंसर्ट करने की वजह से बना है। जो नेट फील्ड बनेगी वो इस मटेरियल को इंसर्ट करने की वजह से बनी है। ठीक है ना? तो इस मटेरियल का मीडियम म्यू नॉट नहीं है, म्यू नॉट तो वैक्यूम के लिए यूज होता है। अब ये मटेरियल मीडियम डाल दिया बीच में, तो नेट फील्ड जो होगी वो म्यू इंटू एच होगी। बात समझ में आ रही है? बस यही समझाना चाहता हूं मैं, कि आपको सारी बातें यहां पे क्लियर होनी चाहिए कि क्या क्या यहां पे बन रहा है। बस यहां पे पुट कर दो और कुछ नहीं करना। आओ पुट करते हैं। B इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम। तो B है म्यू एच, बी नॉट है म्यू नॉट एच, और बी एम है म्यू नॉट आई। ठीक, तो म्यू एच, म्यू नॉट कॉमन ले लिया, एच प्लस आई, तो म्यू बाय म्यू नॉट डिवाइड कर दिया, एच प्लस आई बाय एच कर दिया। ठीक है जी। म्यू बाय म्यू नॉट ये बन गया म्यू आर। ठीक है ना? म्यू बाय म्यू नॉट ये क्या बन गया? म्यू आर। एच प्लस आई बाय एच, एच बाय एच क्या बन गया? 1, और 1 प्लस आई बाय एच बन गया। आई बाय एच होता है चाई, आई बाय एच होता है चाई, तो म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस चाई। म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस चाई। ध्यान से देख लो क्या मैं कहना चाहता हूं। B इज इक्वल्स टू म्यू एच, म्यू नॉट एच, म्यू नॉट आई, म्यू एच म्यू नॉट एच म्यू नॉट आई, म्यू एच म्यू नॉट एच म्यू नॉट आई। ठीक है जी। म्यू एच म्यू नॉट कॉमन आ गया, ये बन गया म्यू बाय म्यू नॉट, म्यू आर बन गया, एच प्लस आई बाय एच, 1 प्लस आई बाय एच, आई बाय एच क्या बन गया? चाई। तो ये रिलेशन बन गया म्यू आर और चाई के बीच। म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस चाई, यानी कि चाई में अगर आप एक ऐड कर दो, अगर आप चाई में एक ऐड कर दो, चाई में अगर आप एक ऐड कर दो तो म्यू आर बन जाता है। अगर आप चाई में एक ऐड कर दो तो म्यू आर बन जाता है। याद रखना, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस चाई, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस चाई। अपनी फील्ड मैग्नेट की म्यू नॉट इंटू आई, बाहर की फील्ड सोलेनॉइड की म्यू नॉट इंटू एच, नेट फील्ड म्यू इंटू एच। अपनी फील्ड म्यू नॉट इंटू आई, सोलेनॉइड उसके लिए बाहर की फील्ड है तो म्यू नॉट इंटू एच, नेट फील्ड म्यू इंटू एच। अपनी फील्ड म्यू नॉट इंटू आई, बाहर की फील्ड म्यू नॉट इंटू एच, नेट फील्ड म्यू इंटू एच। खत्म। ठीक है जी। ध्यान रखना इस बात का। रखेंगे? रखेंगे सर, क्यों नहीं रखेंगे।
बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अल्ट्रा क्लियर, अल्ट्रा 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 क्लियर ही। इस चैप्टर में थ्योरी बहुत है भाई, ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स कम है। न्यूमेरिकल्स का जो पोर्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, ठीक है ना, जिसमें हम टेम्परेचर डिपेंडेंस पे बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम टेम्परेचर डिपेंडेंस पे बात करेंगे कि भाई टेम्परेचर की वजह से मैग्नेटिज्म का क्या हाल होता है, कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, किसी चीज़ को हीट करें, तो मैग्नेटिक मटेरियल्स पे क्या क्या फर्क पड़ता है। वहां पे मेन न्यूमेरिकल्स हमारे बनते हैं। यहाँ पे कोई खास न्यूमेरिकल्स नहीं बनते, मेन तौर पे थ्योरेटिकल पोर्शन बनता है। तो थ्योरेटिकल पोर्शन तो हम कर ही रहे हैं, और थ्योरेटिकल पोर्शन में ही अगला जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। जो हमें पढ़ने हैं वो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे और अभी आपको फिजिक्स में भी पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, पैराडायाफेरो, 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 ठीक है जी, पैराडायाफेरो ये मटेरियल्स, पैराडायाफेरो ये मटेरियल्स, ठीक है जी। चलो अब बात करते हैं इन मटेरियल्स के बारे में, ठीक है ना, एक एक करके इन मटेरियल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले पैरा के बारे में, फिर डाया के बारे में, फिर फेरो के बारे में। चलो पहले मटेरियल्स जो आ गए वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आ गए। भाई केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की पहचान क्या होती है बेटा, इनका स्पिन कंप्लीट नहीं होता। इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका स्पिन कंप्लीट नहीं होता है, उनका स्पिन कंप्लीट नहीं होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं इनके ऑर्बिटल्स में। इनका स्पिन, स्पिन कंप्लीट होना क्या होता है भाई, कि क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज पेयरिंग मिल गई इलेक्ट्रॉन के स्पिन की। केमिस्ट्री पे आ गया हूं मैं भाई, लेकिन बस केमिस्ट्री तो सिर्फ डेफिनेशन में ही बताऊंगा, बाद में हम फिजिक्स पे चलेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो यहां पे दिस इज ड्यू टू द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो स्पिन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि पेयरिंग नहीं हो पाती, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं उनकी वजह से एक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होती है इन मटेरियल्स के अंदर। दिखेगा द इंडिविजुअल एटम्स और आयंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स of a paramagnetic material possess a permanent magnetic dipole moment of their own। जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, ये मान लो एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, इसके जो अंदर के एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स कह लो, इसके जो अंदर के एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स कह लो, उनके पास एक परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होती है, उनके पास एक परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होती है। ये एरो से डाइपोल मूवमेंट को शो कर देता हूं, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ शो करते हैं ना, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ डायरेक्शन एरो शो करते हैं। यहां पे ऐसी क्यों दिखाई है वो मैं आपको बताऊंगा। ये कौन सा मटेरियल है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है ये। इसमें इंडिविजुअल एटम्स बोल लो, आयंस बोल लो या मॉलिक्यूल्स बोल लो। अगर एटम्स हैं तो एटम्स, आयंस हैं तो आयंस, मॉलिक्यूल्स हैं तो मॉलिक्यूल्स। तो ये एटम्स आपको दिखा रखे हैं, ठीक है ना, इनको एटम्स बोल लो, आयंस बोल लो या मॉलिक्यूल्स बोल लो, जो आपको शो कर रखे हैं। इसके अंदर इनके पास परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट अपनी होती है, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट अपनी होती है, इसकी इधर, इसकी इधर, इसकी इधर, इसकी इधर। बट ड्यू टू द रैंडम थर्मल मोशन द नेट डाइपोल मूवमेंट इज सीन टू बी जीरो। होता क्या है, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी याद करो, या 11th क्लास में गैसियस का मोशन याद करो, गैसेस का मोशन। होता क्या है कि मान लो यहां पे गर्मी है,
ठीक है ना, कुछ टेम्परेचर है यहाँ पे 25-30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, तो यहाँ की जो गैसेस हैं वो उनका मॉलिक्यूलर मोशन हो रहा होगा, किसी का इधर, किसी का इधर, किसी का इधर, रैंडम थर्मल मोशन। रैंडम मतलब इधर उधर, थर्मल मींस ड्यू टू टेम्परेचर, थर्मल का मतलब होता है ड्यू टू टेम्परेचर, थर्मल मींस ड्यू टू टेम्परेचर। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर रैंडम थर्मल मोशन करते रहते हैं। आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा तो अभी सुन लो, ठीक है ना। तो रैंडम थर्मल मोशन होता रहता है, यहां पे भी डाइपोल्स का रैंडम थर्मल मोशन होता रहता है भाई। जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं उनका रैंडम थर्मल मोशन होता रहता है ड्यू टू टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर जो है उसकी वजह से इनके पास एनर्जी रहती है, ये इधर उधर ऑसिलेट करते रहते हैं, ठीक है ना। जो डाइपोल हैं वो इधर उधर ऑसिलेट करते रहते हैं। डाइपोल क्या होता है भाई, पहले तो ये देखो, डाइपोल क्या होता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल, इसको हम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। तो ये जो डाइपोल है ना इधर इधर ऑसिलेट करता रहता है, ठीक है ना। ये डाइपोल क्या करता रहता है, इधर से इधर ऑसिलेट कर, इधर से इधर ऑसिलेट, इधर से इधर ऑसिलेट, ऑसिलेट करता रहता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा देंगे और ज्यादा ऑसिलेट करेगा, और ज्यादा ऑसिलेट करेगा। कभी इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, कभी नीचे हो जाएगी, कभी इधर हो जाएगी, कभी इधर हो जाएगी, कभी उधर हो जाएगी, कभी इधर हो जाएगी। बंगड़ा डालो, ओ हुल्ले गुल्ले शारा रा 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 रा, ठीक है जी। तो इस तरीके से इसकी डायरेक्शन जो है वो लगातार चेंज होती रहेगी, कभी इधर, कभी नीचे, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। हर बार इसकी डायरेक्शन क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, ठीक है जी। रैंडम थर्मल मोशन होगा, रैंडम थर्मल मोशन होगा, रैंडम थर्मल मोशन होगा, ठीक है जी। तो रैंडम थर्मल मोशन की वजह से इनका जो नेट आता है वो जीरो आ जाता है। नेट पूरे मटेरियल का अगर मैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट देखूंगा वो जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि भैया ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। किसी का डाइपोल मूवमेंट इधर होगा तो दूसरे का इधर भी होगा, किसी का ऊपर होगा तो दूसरे का नीचे भी होगा, किसी का ऐसे होगा तो उसका भी ऑपोजिट होगा, ठीक है ना। किसी का इस तरीके से होगा तो उसका भी ऑपोजिट आएगा। तो ओवरऑल जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है वो जीरो हो जाती है, क्योंकि इंडिविजुअल डाइपोल मूवमेंट्स वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। इंडिविजुअल एम कैंसल ईच अदर, वो एक दूसरे को कैंसल करते हैं भाई। इंडिविजुअल डाइपोल मूवमेंट्स एक दूसरे को कैंसल करते हैं, इसीलिए ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट इनका जीरो देखने को मिलता है। इसीलिए ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट इनका जीरो देखने को मिलता है। किनका? पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का। दोबारा बता रहा हूं, देखो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन कैंसल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से इनके अंदर कोई इंडिविजुअल लेवल पे इनके अंदर डाइपोल मूवमेंट मौजूद होता है। लेकिन ये जो डाइपोल मूवमेंट्स हैं ये रैंडम डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं। रैंडम डायरेक्शन में अलाइंड होने की वजह से इनका नेट इफेक्ट हमें जीरो देखने को मिलता है। ऐसा सारा कुछ होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में, ठीक है ना। ये इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो भी बात हो रही है ये इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड हो रही है। फील्ड से मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ही है, क्योंकि चैप्टर ही मैग्नेटिज्म चल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की तो कोई बात हो ही नहीं रही, जहां पे भी होगी वहां पे हम मेंशन करते हैं। तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। इंडिविजुअल लेवल पे इनकी डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं है, ओवरऑल जीरो है। इंडिविजुअल लेवल पे जीरो नहीं है, ओवरऑल जीरो है। इंडिविजुअल लेवल पे जीरो नहीं है लेकिन ओवरऑल जीरो है। अब अगर हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें, जैसे मान लीजिए किसी भी डाइपोल को, ये मैग्नेटिक डाइपोल है हमारा, इसको एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखा गया है। मान लो इनके बीच में एंगल थीटा बन गया, ये बेचारा डाइपोल माना नहीं, ऊपर चला गया, तो इस पे टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा भाई, इस पे टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। इस पे टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा, इस पे टॉर्क लगेगा m क्रॉस b, इस पे टॉर्क लगेगा m क्रॉस b, यानी कि m से b की तरफ, m से b की तरफ टॉर्क लगेगा, m से b की तरफ, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क। यानी कि अगर ये डाइपोल थोड़ा सा ऊपर चला गया, ये डाइपोल थोड़ा सा ऊपर चला गया तो मैग्नेटिक फील्ड से नीचे बुला लेगी कि भैया नीचे आ जा।
थोड़ा सा ऊपर चला गया तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसे कहां बुला लेगी, नीचे बुला लेगी। सिमिलरली अगर ये डाइपोल थोड़ा सा नीचे चला गया तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसे ऊपर बुला लेगी, एम क्रॉस बी, ऐसे एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी, ठीक है ना। इस पे जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज लग जाएगा, यानी कि इन एनी केस अगर ये डाइपोल ऊपर चला गया मैग्नेटिक फील्ड नीचे बुला लेगी, अगर नीचे चला गया तो ऊपर बुला लेगी। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ये कोशिश करेगी कि ये डाइपोल उसी की डायरेक्शन में आ जाए या उसी की डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। समझ पा रहे हो? तो इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, in external magnetic field, dipoles align themselves in direction of magnetic field, अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं। ठीक है जी। तो अब इस बात को याद रखिएगा भाई, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा कि एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में जो डाइपोल्स होते हैं वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर अब क्या होता है, विदाउट फील्ड वो रैंडमली ओरिएंटेड थे, कोई किधर था, कोई किधर था, कोई किधर था, कोई किधर था। अब हमने फील्ड लगा दी है, भाई, ठीक है ना। फील्ड लगाने की वजह से कुछ या काफी हम कहें सिग्निफिकेंट थोड़ा सा अमाउंट जिसको मेजर कर पाए, तो कुछ जो डाइपोल्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आना शुरू हो जाएंगे। सारे तो नहीं आ पाते बेटा, देखो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का जो मैग्नेटिज्म है वो वीक होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो सारे के सारे डाइपोल्स जो हैं वो फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन नहीं हो पाते, ठीक है ना। तो लेकिन काफी हद तक आ जाते हैं, मतलब ऐसा अमाउंट आ जाता है जिसको मेजर कर पाए पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के केस में। तो जो डाइपोल्स हैं वो अलाइन कर लेते हैं किसकी प्रेजेंस में, एक्सटर्नल फील्ड हमने इधर लगाई है, एक्सटर्नल फील्ड हमने इधर लगाई है भाई, ठीक है ना। एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में सारे डाइपोल्स, ठीक है ना, पहले मैंने एक्सटर्नल फील्ड नहीं दिखाई थी तो एक्सटर्नल फील्ड मैंने इधर दिखा दी, तो इसकी प्रेजेंस में ये डाइपोल्स अपने आप को उस डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। डाइपोल्स अलाइन इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो अब इनका जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है अब कटता नहीं है, अब इनका नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कटता नहीं है, जीरो नहीं होता, ठीक है ना। अब फील्ड की प्रेजेंस में, एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में दिस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में ये जीरो नहीं होता है, एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में ये जीरो नहीं आता है भाई। एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में ये नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जीरो निकल करके नहीं आता, ठीक है ना। वैसे जीरो आता है ओवरऑल, इंडिविजुअल लेवल पे होता है, ओवरऑल जीरो होता है। ये कब की बात है, जब फील्ड नहीं है। अगर फील्ड लग गई है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में फील्ड लग गई है, तो कुछ डाइपोल्स, काफी सारे डाइपोल्स जो हैं इस डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेंगे, कुछ हो जाएंगे, ठीक है ना। इसकी वजह से इसके अंदर एक परमानेंट डाइपोल मूवमेंट जो है वो एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में, परमानेंट नहीं बोलेंगे उसे, एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में बोलेंगे, इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है जी। इसके अंदर अब एक नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आ जाएगा, अब वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा, ठीक जी। आई होप दैट इज क्लियर टू यू, ठीक है ना। देखिएगा प्रॉपर्टीज क्या है, लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि पैरामैग्नेटिक जो इफेक्ट होता है, पैरामैग्नेटिज्म इज नॉट इन लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट, ये लार्ज अमाउंट में नहीं होता, इट इज स्लाइट, स्लाइट मतलब कम होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, कम होता है, वीक होता है,
ठीक है ना, वीक होता है, कोई ऐसा बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं आता, ठीक है ना, बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं आता, स्लाइट होता है, वीक होता है। तो आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक बार। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, स्पिन कैंसिल नहीं हो पाती, ठीक है ना, इंडिविजुअल लेवल पे जीरो नहीं होता डाइपोल मोमेंट, ओवरऑल जीरो होता है, कट जाता है रैंडम मोशन की वजह से। एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में कुछ कुछ डाइपोल मोमेंट उधर की डायरेक्शन में आ जाता है जिस तरफ फील्ड होती है, लेकिन ये पैरामैग्नेटिज्म लार्ज क्वांटिटी में नहीं होता, स्मॉल में ही होता है, वीक होता है। ठीक, देखो द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दीज मटेरियल्स इंक्रीजेस, अभी अभी हमने बात की। अब देखो, अब मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा भाई, जैसे मान लो ये सोलेनॉइड है हमारे पास, ठीक है ना, इसके अंदर हमने ये मटेरियल डाला, इसके अंदर हमने ये मटेरियल डाला जो कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। कैसा मटेरियल है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक जी, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है बी नॉट, ठीक है ना, इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है भाई, बी नॉट प्रोड्यूस हुई है, ठीक है ना, बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड, ये सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड है, प्लस ये मटेरियल भी मैग्नेटाइज हुआ है, प्लस ये मटेरियल भी मैग्नेटाइज हुआ है भाई, ठीक है ना, प्लस ये मटेरियल भी मैग्नेटाइज हुआ है। इसमें ये जो मटेरियल मैग्नेटाइज होता है, अभी अभी हमने बात की कि ये जो डाइपोल्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, डाइपोल्स जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे जो मैं कहूंगा, यहां पे मैग्नेटाइजेशन जो हुआ है इसका, वो फील्ड की डायरेक्शन में हुआ है, मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मटेरियल्स का जो मैग्नेटाइजेशन हुआ है वो फील्ड की डायरेक्शन में हुआ है, ठीक है ना, वो मैग्नेटाइजेशन जो है मटेरियल का, ठीक है ना, वो फील्ड की डायरेक्शन में हुआ है, ठीक है ना, फील्ड की डायरेक्शन में हुआ है, फील्ड की डायरेक्शन में इसका मैग्नेटाइजेशन हुआ है, तो इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है, ठीक है ना। तो इसकी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, क्या वो इंक्रीज हुई है? बिल्कुल इंक्रीज हुई है भाई। पैरामैग्नेटिक मटेरियल सोलेनॉइड के अंदर डालने से इसकी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज हुई है, ठीक है ना। बी क्या होता है? बी नॉट प्लस बी एम, तो बी जो होगा वो बी नॉट से ज्यादा होगा भाई, बी जो होगा वो बी नॉट से क्या आएगा? ज्यादा आएगा, ठीक है ना, बी जो है वो बी नॉट से क्या आएगा? ज्यादा आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब म्यू एन आई, इसको क्या लिख सकते हैं? म्यू एन आई, इसको क्या लिखेंगे? म्यू नॉट एन आई, ठीक है ना। तो म्यू एन आई म्यू नॉट एन आई से ज्यादा होगा, तो इसका मतलब म्यू जो है वो म्यू नॉट से ज्यादा होगा, ठीक है जी। म्यू जो है वो म्यू नॉट से ज्यादा होगा, या म्यू बाय म्यू नॉट ग्रेटर देन 1 होगा, या फिर कहें कि म्यू आर ग्रेटर देन 1 होगा। इसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से ज्यादा होती है, इसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से ज्यादा होती है, स्लाइटली ग्रेटर देन 1, इसको हम बोलेंगे स्लाइटली ग्रेटर देन 1। ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होती है, मतलब इसके अंदर मैग्नेटिज्म आता तो है लेकिन वीक आता है। ये जो मैग्नेटिज्म या मैग्नेटाइजेशन इसके अंदर आता है वो वीक मैग्नेटाइजेशन आता है भाई, वीक। कैसा मैग्नेटाइजेशन आता है? वीक मैग्नेटाइजेशन आता है, ठीक है जी, उतना ज्यादा नहीं आता। इसीलिए ये जो वैल्यू है म्यू बाय म्यू नॉट, ये ज्यादा नहीं होती, ठीक है ना। इसीलिए म्यू आर जो है वो 1 से ज्यादा तो होता है, ग्रेटर देन 1 होती है, लेकिन बहुत बड़ी कोई वैल्यू नहीं होती, बहुत बड़ी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है ना। इस बात का ख्याल रखिएगा। मतलब एग्जाम्पल 1.003 या 1.07, ये जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं कोई वैल्यू बता रहा हूं आपको कोई याद रखने वाली, ये जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूं कि ऐसी वैल्यूज होती। रिलेटिव परमेबिलिटी यानी कि म्यू आर ग्रेटर देन 1, लेकिन बस ये याद रखना स्लाइटली, ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। नेट फील्ड जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना, नेट फील्ड जो है वो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन ज्यादा इंक्रीज नहीं होती भाई, ज्यादा इंक्रीज नहीं होती, स्लाइट इंक्रीज होता है। और रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से ज्यादा होती है, स्लाइट ज्यादा होती है। क्या होती है? स्लाइटली ज्यादा होती है। अगला, दे गेट फीबली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फीबली यानी कि वीकली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, ठीक है ना। फीबली या वीकली क्या हो जाते हैं? मैग्नेटाइज हो जाते हैं, मतलब इसी के डायरेक्शन में जिस तरफ हमने फील्ड लगाई। अब जैसे देखो सोलेनॉइड का एग्जांपल लिया था हमने,
ठीक है ना। सोलेनॉइड का एग्जांपल लिया था हमने, जिस तरफ हमने फील्ड लगाई उसी तरफ इसकी खुद की मैग्नेटाइजेशन हो गई। जिस तरफ हमने फील्ड लगाई उसी तरफ इसकी खुद की मैग्नेटाइजेशन हो गई, लेकिन वीक है। फीबली या वीकली एक ही बात है, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिखा हुआ फीबली या वीकली। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वीकली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स पैरामैग्नेटिक मटेरियल, दीज आर वीकली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से सुनो भाई, वाई से वर्षा है, वाई से वर्षा है, ठीक है ना भाई। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब पैरामैग्नेटिक मटेरियल में से पास करेंगी, मान लो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है ना, दिस इज द पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। जब फील्ड लाइंस इसमें से पास करेंगी, जब फील्ड लाइंस इसमें से पास करेंगी तो सारी नहीं पास करेंगी, ये कुछ कुछ इसके बाहर भी दिखानी है। ये देखो, कुछ कुछ इसके बाहर भी दिखानी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। क्या हो रही हैं? अट्रैक्ट हो रही हैं। इसमें से आ रही हैं, इसकी तरफ क्या हो रही हैं? अट्रैक्ट हो रही हैं। इसमें से आ रही हैं, इसकी तरफ क्या हो रही हैं? अट्रैक्ट हो रही हैं, ठीक है ना। फील्ड लाइंस इसकी तरफ क्या हो रही हैं? अट्रैक्ट हो रही हैं भाई। क्या हो रही हैं? अट्रैक्ट हो रही हैं। क्या हो रही हैं? अट्रैक्ट हो रही हैं। ऐसे आ रही हैं फील्ड लाइंस, क्या हो रही हैं? इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। या फिर मैं कहूं कि ये उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। बात एक ही है, बात एक ही है भाई, ठीक है ना। Magnetic field lines are weakly attracted towards the paramagnetic material or these are weakly attracted towards the magnetic field। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनकी तरफ अट्रैक्ट होती है या फिर ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, एक ही बात है। लेकिन इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होते। ये फील्ड लाइंस आई हैं, थोड़ा सा इसमें से क्रॉस करके जाएंगी, थोड़ा सा इससे मिलके जाएंगी, क्योंकि अट्रैक्शन है थोड़ा बहुत, ठीक है ना, थोड़ा सा अंदर से होके चली जाएंगी। क्लियर? ओके। They have a tendency to move from region of weak magnetic field to strong magnetic field। इनकी टेंडेंसी होती है वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाने की। इनकी टेंडेंसी होती है वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाने की। ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। किसकी तरफ? स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ अलाइन होने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इस डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करते हैं। ज्यादा नहीं हो पाते वो अलग बात है, ज्यादा नहीं हो पाते वो अलग बात है, लेकिन कोशिश तो कर रहे हो भाई। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कोशिश तो करो पढ़ने की, कोशिश तो करो पढ़ने की। वही चीज यहां पे हो रही है कि भाई ये फील्ड एक्सटर्नल फील्ड लगाई तो ये इसकी डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश कर रहे हैं। हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे वो अलग बात है। तो यही इनकी टेंडेंसी है कि भाई अगर इनको वीक और स्ट्रॉन्ग में से ऑप्शन दिया जाए तो किसकी तरफ जाना चाहेंगे? स्ट्रॉन्ग की तरफ जाना चाहेंगे, ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फील्ड बना के दिखा दूं। ये एक यू शेप्ड ट्यूब है, ठीक है ना, एक यू शेप्ड ट्यूब दी है मैंने। इसके अंदर मैंने एक इस यू शेप्ड ट्यूब के अंदर मैंने ना एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल भर दिया लिक्विड फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। इसमें पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैंने मोल्टन फॉर्म में भर दिया। किसमें भर दिया? मोल्टन फॉर्म में पैरामैग्नेटिक मटेरियल इसके अंदर भर दिया भाई। मोल्टन फॉर्म में पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैंने इसके अंदर भर दिया। अब मैंने यहां पे क्या लगाई? एक फील्ड लगा दी। यहां पे मैग्नेट रख दिया, लेफ्ट, इसे कहते हैं लेफ्ट आर्म या लेफ्ट लिम्ब कहते हैं, इसे बोलेंगे लेफ्ट आर्म या लेफ्ट लिम्ब, और इसे बोलेंगे राइट आर्म या लिम्ब, ठीक भाई। होगा क्या? ये यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है भाई, यहां पे मैग्नेट रख दिया इसके पास, इससे दूर है, इसके पास है, इससे दूर है, तो फील्ड कहां पे ज्यादा होगी? यहां पे ज्यादा होगी। तो ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है ना, ये इसमें राइज कर जाएगा, इसमें राइज कर जाएगा भाई, ठीक है ना, और यहां से नीचे आ जाएगा।
यहां से नीचे आ जाएगा, इसमें राइज कर जाएगा और यहां से नीचे आ जाएगा, ये देखो इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि यहां पे वीक होगी मैग्नेटिक फील्ड और वो उधर स्ट्रांग होगी, यहां पे स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगी। और यहां पे वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड और वीक मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रांग है यहां पे और यहां पे वीक है, यहां पे स्ट्रांग है यहां पे वीक है। बात समझ में आ रही? ठीक है ना। तो इनकी टेंडेंसी होती है वीक से स्ट्रांग की तरफ जाने की, वीक से स्ट्रांग की तरफ जाने की। ससेप्टिबिलिटी इनकी स्लाइटली पॉजिटिव होती है भाई। देखो मैंने आपको बताया था कि म्यू आर जो होता है वो 1 प्लस चाई होता है, ठीक है ना। म्यू आर जो होता है वो 1 प्लस चाई होता है और म्यू आर स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होता है। म्यू आर स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होता है तो 1 प्लस चाई ग्रेटर देन 1 हो गया। तो चाई जो है वो ग्रेटर देन 1 माइनस 1, यानी कि चाई ग्रेटर देन 0। स्लाइटली होगा भाई, ऐसा नहीं कि बहुत कोई बड़ी वैल्यू होगी, स्लाइटली ग्रेटर देन 0 होगा। स्लाइटली ग्रेटर देन 0 मतलब स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली ग्रेटर देन 0 मतलब स्लाइटली पॉजिटिव। 0 से हल्का सा बड़ा होगा, 0 से हल्का सा बड़ा है मतलब पॉजिटिव। एग्जाम्पल होते हैं इसके एल्यूमिनियम, क्रोमियम, ठीक है ना। और भी एग्जाम्पल्स होते हैं, देखो एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं, एक दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप याद कर सकते हो, याद कर लेना इनको, ठीक है जी। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमने करी हैं एक बार देख लो। इनकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाती है, रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से ज्यादा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में वीकली अट्रैक्टेड होते हैं या वीकली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वीकली अट्रैक्टेड होते हैं या फील्ड को ये वीकली अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट तो करते हैं लेकिन सारे इफेक्ट वीक हैं, ठीक है ना, बस ये बात ध्यान रखनी। दे हैव अ टेंडेंसी टू वीक मूव फ्रॉम वीक मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग। देखो वीक जो पर्सन होता है वो स्ट्रॉन्ग की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाने की इनकी लालसा रहती है। अगर किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मोल्टन फॉर्म में यहाँ पे भर दिया जाए और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, तो यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे इतना इफेक्ट नहीं पहुंचेगा भाई। इन मैग्नेट्स का यहाँ पे ज्यादा इफेक्ट होगा, यहाँ पे कम होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी, तो यहाँ पे ये राइज करेगा, इसमें राइज करेगा ये, ठीक है ना। यहाँ पे लेवल राइज करेगा, मैं लिख भी देता हूं, इसमें ये क्या करेगा, राइज करेगा, और इसमें ये क्या जाएगा, डाउन जाएगा। ससेप्टेबिलिटी स्लाइटली पॉजिटिव होती है क्योंकि रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से थोड़ी सी ज्यादा होती है। रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से थोड़ी सी ज्यादा होती है और चाई जो है वो 0 से थोड़ी सी ज्यादा होती है, याद रखिएगा। रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से थोड़ी सी ज्यादा होती है और चाई जो है वो 0 से थोड़ी सी ज्यादा होती है। ये इसके एग्जांपल्स। आगे आ जाओ भाई। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को पढ़ने के बाद अगले जो मटेरियल्स हमारे पास आ गए हैं वो आ गए हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। सुन लो, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। इसमें जो भी मैग्नेटिज्म आता है वो स्पिन की वजह से नहीं आता, वो ऑर्बिटल मोशन की वजह से आता है इलेक्ट्रॉन्स की। भाई इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है, इलेक्ट्रॉन्स जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट यहां पे डेवलप होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के डेवलप मूव करने की वजह से करंट आएगा उल्टी डायरेक्शन में। जिनको नहीं पता सुन लो, इलेक्ट्रॉन मान लो ऐसे मूव कर रहा है, ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, तो इसके उल्टी डायरेक्शन में करंट आएगा और करंट की वजह से क्या आएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आएगा। करंट की वजह से क्या आएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आएगा। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आएगा क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ रोटेट कर रहा है, करंट उल्टी तरफ होगा, और क्योंकि करंट आ गया तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आएगा। ठीक है जी। इंडिविजुअल लेवल पे और ओवरऑल लेवल पे कोई मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट नहीं होती, इनकी कोई नहीं होती, ठीक है ना। इनकी जो डाइपोल मूवमेंट होती है वो जीरो होती है, इनकी जो डाइपोल मूवमेंट होती है वो जीरो होती है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में इंडिविजुअल लेवल पे डाइपोल मूवमेंट थी, ठीक है ना, ओवरऑल नहीं थी। यहां पे इंडिविजुअल लेवल पे भी नहीं है और ओवरऑल लेवल पे भी नहीं है। ये बड़े जिद्दी मटेरियल्स हैं, ये बड़े जिद्दी मटेरियल्स हैं। इनके अंदर क्या होता है,
जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, सपोज करो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी लगाई इन पे, तो ये जो डाइपोल्स हैं अपने आप को ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है ना। यहां पे जो डाइपोल्स हैं वो अलाइन देमसेल्व्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे अलाइन होते हैं इसके मैकेनिज्म पे नहीं जाना, वो हमारे स्कोप से बाहर है, ठीक है ना। सिंपल सी बात बस ये समझो कि भाई अलाइन कर लेते हैं इन देमसेल्व्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये अपने आप को जिस भी तरफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं, तो ऑपोजिट इफेक्ट क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? ऑपोजिट इफेक्ट क्रिएट करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का ऑपोजिट इफेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में शुरू में इंडिविजुअल लेवल पे डाइपोल मूवमेंट होती है, ओवरऑल जीरो होती है, एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में उसकी तरफ आ जाती है, उसकी तरफ आ जाती है, इतनी ज्यादा नहीं आती लेकिन आती है। यहां पे क्या होता है, इंडिविजुअल लेवल पे भी जीरो है, ओवरऑल भी जीरो, और एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में ये अपने आप को उल्टा अलाइन कर लेते हैं। भाई सारे कह रहे हैं इधर चलो, ये कहेंगे हम तो इधर जाएंगे। जिद्दी मटेरियल्स हैं, क्या है? जिद्दी मटेरियल्स हैं, ना तो इंडिविजुअल लेवल पे कोई डाइपोल मूवमेंट रखते हैं, ना ही ओवरऑल रखते हैं, ठीक है ना। ये इंडिविजुअल लेवल पे भी नहीं रखते भाई, बड़े जिद्दी मटेरियल्स हैं, बहुत ही जिद्दी मटेरियल्स हैं। चलो, द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दीज मटेरियल्स डिक्रीजेस। इनकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है डिक्रीज हो जाती है भाई। क्यों? अरे भाई आपने सोलेनॉइड ली, ठीक है ना, सोलेनॉइड के अंदर इस मटेरियल को रखा, सोलेनॉइड की वजह से आपने फील्ड लगाई बी नॉट, लेकिन इसका जो बीएम है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। इसका जो बीएम है, क्योंकि इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल्स अपने आप को अलाइन करेंगे, तो बी इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बीएम होता है, तो यहां पे बीएम क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करेंगे तो ये बी जो है इस केस में बी नॉट से कम होगा, ठीक है जी। बी होता है म्यू एन आई, ये होता है म्यू नॉट एन आई, एन आई से एन आई कट गया तो म्यू इज लेस देन म्यू नॉट, तो म्यू बाय म्यू नॉट इज लेस देन 1, तो म्यू आर इज लेस देन 1, तो रिलेटिव परमेबिलिटी इसकी 1 से कम होती है, रिलेटिव परमेबिलिटी इसकी 1 से कम होती है, लेकिन स्लाइटली कम होती है, स्लाइटली, ठीक है ना, स्लाइट वेरिएशन होता है। जैसे पैरामैग्नेटिज्म में स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होती है, इसमें भी स्लाइटली होता है लेकिन स्लाइटली लेस देन 1 होती है, ठीक है ना। यहां पे लिख दीजिएगा स्लाइटली। ये डायामैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टी है भाई। किन मटेरियल्स की? डायामैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा। आगे बढ़े। दे गेट फीबली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल इधर लग रही है, ये अपने आप को उल्टे डायरेक्शन में मैग्नेटाइज कर लेते हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं करते, वीक होता है ये। क्या होता है? वीक होता है, इतना ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं करते, वीक होता है। ये क्या होता है? वीक होता है। पैरामैग्नेटिज्म भी वीक होता है, ये भी वीक होता है, बस फर्क यह है कि पैरामैग्नेटिज्म उसी डायरेक्शन में होता है जिस तरफ फील्ड लग रही है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब ये काम उल्टा करते हैं। देखो जिद्दी मटेरियल्स हैं, ये किसी के साथ बना के भी नहीं रखते, बड़े जिद्दी मटेरियल्स हैं। क्या लिखा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वीकली रिपेल्ड फ्रॉम पैरामैग्नेटिक मटेरियल। इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिपेल हो जाती हैं, ये आ रही हैं देखो फील्ड लाइंस, इसमें से रिपेल हो गई, ठीक है ना, ये आ रही हैं। देखो थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूं मैं, ये पूरा पूरा रिपेल करने की कोशिश करते हैं। ये फील्ड लाइंस हैं, देखो इन्होंने रिपेल करने की कोशिश की है। और पेन से बनाता हूं मैं, इस पेन से बना देते हैं। ये आई फील्ड लाइंस, इसने रिपेल करने की कोशिश की है। ये दूसरी फील्ड लाइन, इसने रिपेल करके बाहर निकाल दिया। ये फील्ड लाइन आई, इसने रिपेल करने की कोशिश की है। ये फील्ड लाइन आई, इसने बाहर निकाल दिया। आप देख पा रहे हो, फील्ड लाइंस को बाहर निकालने की कोशिश है, फील्ड लाइंस को बाहर निकालने की कोशिश है भाई, फील्ड लाइंस को बाहर निकालने की कोशिश है, रिपेल कर रही है। क्या कर रही है? रिपेल कर रही है।
और सिमिलरली दे आर वीकली रिपेल्ड फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करते हैं और खुद भी उनसे रिपेल होते हैं, उनको रिपेल करते हैं और खुद भी उनसे रिपेल होते हैं। भाई दोनों ही चीजें ट्रू हैं, दोनों ही चीजें ट्रू हैं, दोनों ही चीजें ट्रू हैं। ये वीकली रिपेल्ड फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागते हैं। क्या करते हैं? दूर भागते हैं। क्या करते हैं? दूर भागते हैं, दूर भागते हैं भाई। इसीलिए लिखा हुआ है दे हैव अ टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू वीक। ये वीक की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। यानी कि अगर मैं एक वही एग्जांपल आपको यूट्यूब वाला दूं और इसमें मैंने मैग्नेट लगा दिया, तो ये स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। यानी कि इसमें अब इधर लेवल अप हो जाएगा और इधर लेवल डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पे नॉर्थ साउथ मैग्नेट लगे हुए हैं, यहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, इससे दूर भागेंगे, इससे दूर भागेंगे, यहां पे लेवल नीचे आ जाएगा और वहां पे ऊपर चढ़ जाएगा क्योंकि वहां पे वीक है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। वीक की तरफ भागेंगे। किसकी तरफ भागेंगे? वीक की तरफ भागेंगे। ससेप्टेबिलिटी स्लाइटली नेगेटिव, इसकी ससेप्टेबिलिटी स्लाइटली नेगेटिव होती है भाई। कैसे सर? म्यू आर होता है 1 प्लस चाई और म्यू आर लेस देन 1 होता है, लेस देन 1 होता है, तो 1 प्लस चाई जो है वो लेस देन 1 हो गया, तो चाई जो है वो 1 माइनस 1 लेस देन 0 हो गया। लेस देन 0 मतलब स्लाइटली नेगेटिव, लेस देन 0 मतलब स्लाइटली नेगेटिव। ये लेस देन 0 होता है यानी कि स्लाइटली नेगेटिव होता है, स्लाइटली नेगेटिव होता है, स्लाइटली नेगेटिव होता है। अब चाई की वैल्यू क्या होती है? आई बाई एच। चाई की वैल्यू क्या होती है? आई बाई एच, और ये नेगेटिव आता है। आई बाई एच का रेशो नेगेटिव आता है। इसका मतलब ये हुआ, ये क्या सिग्निफाई करता है वो बता रहा हूं मैं, कि अगर एच पॉजिटिव है, अगर एच पॉजिटिव है तो आई नेगेटिव होगा। अगर एच पॉजिटिव है तो आई नेगेटिव होगा, और अगर एच नेगेटिव है तो आई पॉजिटिव होगा। दोनों का रेशो नेगेटिव आएगा। कहने का मतलब यह है, एच क्या होता है? मैग्नेटाइज करने की एबिलिटी। मान लो एच इस तरफ है, एच क्या है? एक्सटर्नल, ठीक है ना, एक्सटर्नल। भाई देखो ये सोलेनॉइड है और ये इसके अंदर रखा हुआ है, ठीक है ना। हमें सबको पता है कि भैया सोलेनॉइड की वजह से एक्सटर्नल फील्ड लगी तो उसकी वजह से एच आ गया। करने की एबिलिटी, सोलेनॉइड की मैग्नेटाइज करने की एबिलिटी और इसकी होने की एबिलिटी, मैग्नेटाइज होने की एबिलिटी, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो। यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट इस तरफ होगा, बी एम इस तरफ होगा, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। यही चीज यहां पे आ रही है भाई। बी नॉट क्या होता है? म्यू नॉट इंटू एच, और बी एम क्या होता है? म्यू नॉट इंटू आई। इसीलिए एच और आई भी दोनों ऑपोजिट है। भाई हम उस तरफ फील्ड लगा रहे हैं, ये ऑपोजिट मैग्नेटाइज हो रही है तो ये नेगेटिव आएगा ना रेशो। हम उस तरफ फील्ड लगा रहे हैं, ये ऑपोजिट मैग्नेटाइज हो रही है तो ये रेशो नेगेटिव आएगा। हम इस तरफ लगाएंगे ये उस तरफ जाएगा, हम उस तरफ लगाएंगे ये इस तरफ जाएगा। हम फील्ड उस तरफ लगा रहे हैं, बी एम ऑपोजिट है, बी नॉट उस तरफ है, बी एम ऑपोजिट है, एच उस तरफ है, आई इस तरफ है। समझे? एक ही बात है। ससेप्टेबिलिटी स्लाइटली नेगेटिव होती है। कॉपर लेड इसके एग्जांपल्स हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के, ठीक है जी। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स का ही स्पेशल केस, ठीक है ना। कंप्लीटली डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, कंप्लीटली डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, इनको बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिक करंट में हम पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है, दीज आर द मेटल्स कूल्ड टू वेरी लो टेम्परेचर विच एग्जिबिट्स बोथ परफेक्ट कंडक्टिविटी एंड परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म। इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा सुपर कंडक्टर के अंदर। परफेक्ट कंडक्टिविटी मतलब इनका जो रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट जीरो होता है, इनका जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है, और इनको बहुत ठंडे टेम्परेचर्स पे रखा जाता है। मेटल्स जो होते हैं बेटा कंडक्टर्स होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टर्स के लिए अगर मैं उनका टेम्परेचर कम करूं तो उनका रेजिस्टेंस काफी कम होगा, ठीक है ना। अगर मैं इनका टेम्परेचर कम करूं तो इनका रेजिस्टेंस काफी कम होगा भाई, ठीक है ना। वेरी लो टेम्परेचर, बहुत ठंडे टेम्परेचर पे रखे जाते हैं ये, 0 केल्विन के आसपास भी ले जा सकते हैं हम इन्हें। तो
मतलब डेली लाइफ में हम यूज नहीं कर सकते, डेली लाइफ में ये यूजेबल भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इनको बहुत लो टेम्परेचर पे रखना पड़ेगा। तो ये परफेक्ट कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस जीरो ऑलमोस्ट खत्म कर देते हैं, इसीलिए इनको सुपर कंडक्टर्स कहा जाता है भाई। इनका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। अब आप रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो आप देखो कि करंट होता है V बाई आर, तो आप रेजिस्टेंस अगर कम है, वेरी लेस, तो करंट क्या होगा, वेरी लार्ज, है ना। करंट जो आएगा वो क्या आएगा, बहुत लार्ज आएगा। तो कम रेजिस्टेंस का यहां पे फायदा है कि भैया करंट हमें बहुत लार्ज मिलता है। और परफेक्ट कंडक्टिविटी तो है ही, परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म भी है भाई। डायामैग्नेटिज्म यहां पे फील्ड लाइंस कंप्लीटली एक्सपेल्ड हो जाती हैं भैया। इसमें देखो मैंने फिर भी थोड़ी सी इज्जत रखी थी, फील्ड लाइंस को सारा बाहर नहीं निकाला था, सारा बाहर नहीं निकाला था। इसमें क्या होता है, फील्ड लाइंस सारी बाहर निकल जाती हैं, जो भी आ रही हैं, जो भी आ रही हैं उसको बाहर निकलना ही पड़ेगा। जो भी आ रही है, चाहे 2 आ रही हैं, चाहे 3 आ रही हैं, जितनी भी आ रही हैं सभी को बाहर निकलना पड़ेगा। अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। इसे कहते हैं कंप्लीट डायामैग्नेटिज्म। इसके लिए चाई की वैल्यू -1 होती है, म्यू आर की वैल्यू 0 होती है। म्यू आर की वैल्यू 0 होती है क्योंकि अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाती है। अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है ना। तो म्यू आर की वैल्यू यहां पे 0 हो जाती है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। कम हो भाई, यहां पे तो सिर्फ कम हुई थी, ये देखो यहां पे सिर्फ कम हुई थी, कम हुई थी। इसमें कह रहे हैं कि पूरा ही कम हो जाती है, पूरा ही कम हो जाती है भाई, ठीक है ना। इसमें जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो पूरी 0 हो जाती है, पूरी 0 हो जाती है भाई नेट मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि म्यू इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना भाई। बी क्या होता है, म्यू एन आई, तो वो 0, यानी कि म्यू 0, तो म्यू बाय म्यू आर भी, सॉरी म्यू बाय म्यू नॉट भी 0, इसका मतलब म्यू आर भी 0। अब म्यू आर जो होता है वो 1 प्लस चाई होता है, म्यू आर जो होता है वो 1 प्लस चाई होता है, तो वो 0 है। तो चाई की वैल्यू जो है वो -1 है, चाई की वैल्यू जो है वो -1 है भाई, ठीक है ना। चाई की वैल्यू -1 है, म्यू आर 0 है, चाई की वैल्यू -1। सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं इन्हें। अ सुपर कंडक्टर रिपेल्स अ मैग्नेट बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड इज रिपेल्ड बाय द मैग्नेट। न्यूटन का थर्ड लॉ लिखा है, ये मैग्नेट को रिपेल करता है, ठीक है ना, और खुद भी मैग्नेट से रिपेल होता है। द फिनोमिना ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म इन सुपर कंडक्टर इज कॉल्ड मीजनर इफेक्ट। इसका नाम मीजनर इफेक्ट है भाई। जो इफेक्ट अभी हम पढ़ रहे हैं इसको मीजनर इफेक्ट कह देते हैं, आफ्टर द नेम ऑफ इट्स डिस्कवरर। जो इसका डिस्कवरर का नाम था वो मीजनर था, उसी के नाम पे इफेक्ट है। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स कैन बी गेनफुली एक्सप्लॉइटेड in variety of situations, for example for running magnetically leviated super fast trains। क्योंकि बेटा ये मैग्नेट्स को रिपेल करते हैं और मैग्नेट से खुद भी रिपेल हो जाते हैं। तो लेविएटेड, लेविएटेड मतलब ऊपर, रेलवे ट्रैक से ऊपर उठ के। भाई मान लो यहां पे रेलवे ट्रैक बने हुए हैं, ठीक है ना, ये रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक मैग्नेटिक रेलवे ट्रैक है, ठीक है ना, मैग्नेटिक रेलवे ट्रैक है, मैग्नेटिक रेलवे ट्रैक है। तो इसके ऊपर अगर ट्रेन चल रही है, ठीक है ना, तो ट्रेन के नीचे डायामैग्नेटिक मटेरियल्स लगाए जाएंगे भैया, ट्रेन के नीचे डायामैग्नेटिक मटेरियल लगाए जाएंगे। सुपर कंडक्टर, ट्रेन के नीचे सुपर कंडक्टिंग डायामैग्नेटिक मटेरियल लगाया जाएगा। तो होगा क्या कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागते हैं, तो ट्रैक में मैग्नेट है, तो इसकी वजह से ये ऊपर उठेंगे, इसकी वजह से ये क्या होंगे, ऊपर उठेंगे भाई, क्योंकि ट्रैक में क्या है, मैग्नेट्स, ट्रैक पे क्या लगे हुए हैं, मैग्नेट लगे हुए हैं, और ट्रेन के नीचे क्या लगे हुए हैं, सुपर कंडक्टर्स लगे हुए हैं। सुपर कंडक्टर्स मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागते हैं तो वो ऊपर जाएंगे, ट्रैक पे चलेंगे ही नहीं, हवा में चलेंगे। हवा में चलेंगे तो फ्रिक्शन कम होगी, तो बहुत ज्यादा स्पीड मिलेगी। ट्रेन जो है
वेरी हाई स्पीड गेन करेगी, क्योंकि हवा में चल रही है, ट्रैक से ऊपर है। इसे कहते हैं मैग्नेटिक लेविएशन। लेविएशन मतलब उड़ जाना ऊपर, है ना। लेविएशन का मतलब ऊपर उड़ जाना भाई। लेविएशन का मतलब क्या है? ऊपर उड़ जाना। तो यहां पे मैग्नेटिकली लेविएटेड ट्रेन्स हैं। ये क्या है? मैग्नेटिकली लेविएटेड ट्रेन्स। तो सुपर कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? दो प्रॉपर्टीज हैं, एक तो रेजिस्टेंस वाली है और एक ये वाली है। चाई की वैल्यू -1 होती है, म्यू आर की वैल्यू 0 होती है। कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से क्या हो जाती हैं? रिपेल हो जाती हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बहुत गंदे तरीके से रिपेल करते हैं, बहुत बहुत ज्यादा। भाई नॉर्मल जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो तो वीकली रिपेल करता है, वो तो वीकली रिपेल करता है, लेकिन ये सुपर कंडक्टर्स बहुत स्ट्रांगली करते हैं। ये तो तहलका मचा देते हैं, तहलका। लेकिन बस पंगा यही है कि ये बड़े लो टेम्परेचर्स पे होते हैं, नॉर्मल लाइफ में नहीं होते भाई। अच्छा जी, अब देखो यहां पे क्या बोला गया है। इफ अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज ब्रॉट नियर द साउथ और नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट, इट, आप इसे मैग्नेट के किसी भी पोल के पास ले आओ। कह रहे हैं कि अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल को पहले हम नॉर्थ पोल के पास ले आए, फिर हम साउथ पोल के पास ले आए, किसी के पास भी ले आओ, इसने रिपेल ही होना है। किसी के पास भी ले आओ, इसने रिपेल ही होना है। खत्म, 2 बार सवाल आ चुका है भाई। आगे क्या है? डायमैग्नेटिक मटेरियल इन अ मैग्नेटिक फील्ड मूव्स, कहां से जाता है? स्ट्रॉन्गर से वीकर। अरे भैया they have a tendency to move from strong magnetic field to weak magnetic field। देखो लिखा हुआ, तो ये स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ जाते हैं भाई। ठीक है ना। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करवा रहा हूं, एक एक लाइन के क्वेश्चंस हैं, एक एक लाइन के, है ना, बिना पेन उठाए, क्योंकि न्यूमेरिकल तो है ही नहीं आज के लेक्चर में। अब आ जाते हैं आज के लेक्चर के लास्ट टॉपिक पे, जो कि है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स पैरामैग्नेटिज्म ही होता है, लेकिन हाई अमाउंट में होता है। हाई अमाउंट, हायर अमाउंट ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इसमें बढ़ती है, डाइपोल्स उसी की डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, लेकिन बहुत लार्ज अमाउंट में। अब वीक नहीं होता, अब ये लार्ज होता है। पैरामैग्नेटिज्म का ही हायर इफेक्ट है, पैरामैग्नेटिज्म का ही हायर इफेक्ट है क्या? देखो, द इंडिविजुअल एटम्स और आयंस इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पोजेसेस अ डाइपोल मूवमेंट इन अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है ना। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर डाइपोल मूवमेंट होती है, ठीक है ना। However, they interact with one another in such a way that they spontaneously align themselves in a common direction over a macroscopic volume called domain. The explanation of this cooperative effect requires quantum mechanics and is beyond the scope. देखो ये NCERT की ऐसे कैसे लाइंस हैं, बस यहाँ पे पंगा ये है कि यहाँ पे फेरो लिखना चाहिए था उनको। यहां पे पैरा नहीं है, यहां पे फेरो है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल देखो, अच्छा नहीं, ये तो सेम ही है भाई, सही कह रहे। फेरो वहां पे लिख दिया है, देखा नहीं मैंने। द इंडिविजुअल एटम्स इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पोजेसेस अ डाइपोल मूवमेंट एज इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो यहां पे भी इनके पास डाइपोल मूवमेंट होती है, लेकिन होता क्या है, इसमें एक अलग इफेक्ट देखने को मिलता है। अलग इफेक्ट क्या है कि दे इंटरेक्ट विद वन एंड अदर इन सच अ वे दैट दे स्पॉन्टेनियसली अलाइन देमसेल्व्स इन अ कॉमन डायरेक्शन ओवर अ मैक्रोस्कोपिक वॉल्यूम। मैक्रोस्कोपिक मतलब सिग्निफिकेंट लार्ज वॉल्यूम। देखो मैं आपको दोनों में फर्क बताता हूं। पैरामैग्नेटिज्म में जो डाइपोल्स हैं वो रैंडमली अलाइन होते हैं, उनके पास डाइपोल मूवमेंट होता है, ठीक है ना। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में भी होता है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में ना ये जो डाइपोल्स हैं अपने अपने एक ग्रुप बना लेते हैं छोटे छोटे वॉल्यूम्स में। मान लो कि इतने वॉल्यूम वालों का एक ग्रुप बन गया, इतना वॉल्यूम वालों का एक ग्रुप बन गया, इतने वॉल्यूम वालों का एक ग्रुप बन गया। ये वॉल्यूम के बेसिस पे इनने 4 ग्रुप बना लिए। जो इस ग्रुप वाले मॉलिक्यूल्स हैं उन सबका डाइपोल मूवमेंट इस तरफ है,
इस ग्रुप के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन सब ने ये सलाह बनाई कि भैया हम इस तरफ डाइपोल मोमेंट रख लेते हैं, नीचे की तरफ, ठीक है ना। और इस ग्रुप वालों ने सलाह बनाई है कि हम डाइपोल मोमेंट इस तरफ रखते हैं, ठीक है ना। और इस ग्रुप वालों ने सोचा है कि हम डाइपोल मोमेंट इस तरफ रखते हैं। मेरी ध्यान से बात सुनो, पैरामैग्नेटिज्म में भी डाइपोल मोमेंट होता है, फेरोमैग्नेटिज्म में भी डाइपोल मोमेंट होता है। फर्क क्या है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में दे इंटरेक्ट विद वन एंड ईच अदर इन सच अ वे कि ये जो आपस में जो डाइपोल्स हैं ना, ये इस तरीके से आपस में इंटरेक्ट करते हैं कि दे स्पॉन्टेनियसली अलाइन देमसेल्व्स इन अ कॉमन डायरेक्शन ओवर अ मैक्रोस्कोपिक वॉल्यूम। कि अगर इसके मटेरियल का एक छोटा सा वॉल्यूम ले लिया जाए, सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ले लिया जाए, तो उसके ये जो डाइपोल्स हैं आपस में ग्रुपिंग बना लेते हैं, ठीक है ना। ये आपस में सलाह बना लेते हैं, आपस में इंटरेक्ट इस तरीके से करते हैं, दे इंटरेक्ट विद वन अनदर इन सच अ वे दैट दे स्पॉन्टेनियसली अलाइन देमसेल्व्स इन अ कॉमन डायरेक्शन। ये अपने आप में सलाह बना लेते हैं कि हम सारे इस डायरेक्शन में रहेंगे। इन्होंने आपस में ग्रुपिंग कर ली कि हम सारे नीचे रहेंगे, इन्होंने आपस में ग्रुपिंग कर ली कि हम सारे लेफ्ट में रहेंगे, इन्होंने आपस में ग्रुपिंग कर ली कि हम सारे ऊपर रहेंगे। और ये जो मैक्रोस्कोपिक वॉल्यूम होता है इसको डोमेन्स कहते हैं। ये जो बड़े बड़े जो वॉल्यूम यहां पे क्रिएट हो गए, ठीक है ना, इनको हम क्या कहते हैं, डोमेन्स। छोटे छोटे ये जो होते हैं इनको कहते हैं डाइपोल्स। ध्यान से देना, यहां पे डोमेन थ्योरी है भाई, ये डाइपोल्स होते हैं। और ये जो बड़े बड़े यहां पे मैक्रोस्कोपिक वॉल्यूम्स बन गए, ये क्या होते हैं, डोमेन्स होते हैं। क्या होते हैं, डोमेन्स। क्या होते हैं, डोमेन्स, ठीक। द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कोऑपरेटिव इफेक्ट रिक्वायर्स क्वांटम मैकेनिक्स एंड इज बियॉन्ड द स्कोप। कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हमें पढ़ना ही नहीं कि क्यों बनते हैं ये, आपस में क्यों बनते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक बात सोचो, इनका इधर है नेट, मतलब डाइपोल मोमेंट, इनका राइट में है, इनका लेफ्ट में है, इनका नीचे, इनका ऊपर है, नेट तो अभी भी जीरो, नेट तो अभी भी जीरो है। नेट तो इसमें भी जीरो था, नेट तो इसमें भी जीरो था, और नेट इसमें भी जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये आपस में डोमेन्स बना लेते हैं, आपस में सलाह करके सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, सलाह बना लेते हैं, ठीक है ना। ये भी अपने इन्होंने अपना ग्रुप बना लिया, इन्होंने अपना ग्रुप बना लिया, इन्होंने अपना ग्रुप बना लिया। जैसे एक क्लास है तो क्लास में ग्रुप्स बट गए हैं, ठीक है ना। ये कुछ कह रहे हैं, ये कुछ कह रहे हैं, ये कुछ कह रहे हैं, ये कुछ कह रहे हैं। ये है कि सब अपना अलग अलग है, कि क्लास में 50 लोग हैं, सबकी अपनी अपनी राय है। ये है कि क्लास में 50 लोग हैं, उन्होंने 4 ग्रुप बना लिए, इनकी राय एक है, इनकी राय एक है, इनकी राय एक है, इनकी राय एक है। एम नेट जीरो है, फिर भी ओवरऑल तो जीरो ही है, इसमें भी ओवरऑल जीरो ही था, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर जब मैग्नेटिक फील्ड लगाई गई है, अब ध्यान से सुनो, इसको ऐसे दिखाया जा सकता है, ये जो 4 ग्रुप्स हैं इनके डाइपोल्स को ऐसे दिखाया जा सकता है। अब इकट्ठा करके दिखा दो, अब पूरा इंडिविजुअल लेवल पे दिखाने की जरूरत नहीं है, इकट्ठा करके ऐसे दिखा दो, ठीक है ना, ऐसे दिखा दो भाई। दिखा दिया, इस तरीके से शो कर दिया। ये क्या है, डोमेन्स। ये क्या दिखाए हैं भैया, डोमेन्स। अब मैं एक्सटर्नल फील्ड लगाता हूं, नाउ बी एक्सटर्नल इज अप्लाइड। जैसे ही मैं बी एक्सटर्नल लगाऊंगा ना, होता क्या है, जैसे ही मैं बी एक्सटर्नल लगाऊंगा, जिस तरफ मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, जिस भी तरफ लगाई है, उस तरफ के जो डोमेन्स हैं उनका साइज बड़ा होता जाएगा, उनका साइज बड़ा होता जाएगा, और जो ऑपोजिट वाले हैं उनका साइज छोटा रहता जाएगा। ये देखो, बहुत छोटा रह गया, बहुत छोटा रह गया। और जो ऊपर और नीचे वाले हैं, क्योंकि फील्ड उधर है, ठीक है ना, फील्ड राइट में, तो राइट वाले डोमेन्स का साइज बड़ा होता जाएगा, लेफ्ट वाले डोमेन्स का साइज छोटा होता जाएगा। और जो बाकी डोमेन्स हैं वो भी कोशिश करेंगे कि मैं इस डायरेक्शन में आ जाएं, ठीक है ना।
अब नीचे की तरफ है वो, तो कोशिश करेंगे कि वही थोड़े से टेढ़े टेढ़े हो जाएं और उस डायरेक्शन में आने की कोशिश करें उसमें, ठीक है ना। ये भी आने की कोशिश करेंगे, ये भी आने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ये भी आने की कोशिश करेंगे कि भाई इसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। पहले ऐसे थे, थोड़ा ऐसे हो जाएंगे, थोड़ी देर बाद ये ऊपर थे, थोड़ी देर बाद ऐसे हो जाएंगे। आने की कोशिश करेंगे कि इधर आ जाएं, अब किधर, एक्सटर्नल फील्ड की तरफ। और थोड़े समय बाद सारे के सारे, ऑलमोस्ट सारे एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म क्रिएट होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म, ठीक है ना। द डोमेन्स इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो डोमेन्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हैं वो ग्रो इन साइज, वो साइज में ग्रो करते हैं। एंड डोमेन्स ऑपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड become small in size, become small in size। जो सेम डायरेक्शन में होते हैं वो साइज ग्रो करता है और ऑपोजिट डायरेक्शन वालों का साइज छोटा होता चला जाता है। फाइनली देयर इज सिंगल डोमेन इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फाइनली जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सिंगल डोमेन रह जाता है। बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि सारे के सारे, ऑलमोस्ट सारे डाइपोल्स, ऑलमोस्ट सारे डोमेन्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गए। द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दीज मटीरियल्स इंक्रीजेस बाय लार्ज अमाउंट। यानी कि सोलेनॉइड के अंदर अगर मैं ये फील्ड लगाता हूं B0, तो इसके अंदर का मटेरियल भी मैग्नेटाइज होता है बहुत लार्ज अमाउंट से, उसी की डायरेक्शन में होता है। तो B जो होता है वो B0 से बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो म्यू एन आई जो है वो म्यू नॉट एन आई से बहुत ज्यादा होगा। तो म्यू जो है वो म्यू नॉट से बहुत ज्यादा होगा। तो म्यू आर, म्यू बाय म्यू नॉट जब 1 से बहुत ज्यादा होगा, यानी कि म्यू आर जो है वो 1 से बहुत ज्यादा होगा। एग्जाम्पल 200 हो गया, 250 हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ मर्जी मान लो, 1000 एटसेट्रा। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं कि 1 से बहुत ज्यादा, 1 से बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं कि 1 के करीब होगा, 2 3, ऐसा नहीं, ज्यादा। रिलेटिव परमेबिलिटी मच मच ग्रेटर देन 1, ये अभी लिखा मैं। भाई पैरामैग्नेटिज्म में भी रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से ज्यादा होती है, यहां पे भी होती है, लेकिन यहां पे 1 से बहुत ज्यादा होती है। यानी कि पैरामैग्नेटिज्म ही है, बस लार्ज क्वांटिटी का पैरामैग्नेटिज्म है। दे गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में स्ट्रांगली अपने आप को क्या कर लेते हैं, मैग्नेटाइज कर लेते हैं। सारे डोमेन्स उधर चले जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पैरामैग्नेटिक, नहीं, फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है ना। आई थिंक फिर पीछे भी गलत हुआ होगा, मतलब लिखा गया गलत होगा। हाँ, यहां पे डाया, डाया लिखे, बताया मैंने सही था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये प्रिंट गलत हुआ होगा, डायामैग्नेटिक चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना। ठीक है जी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं और उनकी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो फील्ड लाइंस बनाई जाएंगी, तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, दोनों फील्ड लाइंस को इसमें से पास होता हुआ दिखा दो। ये देखो, मैं आपको पैरा और फेरो में फर्क समझाऊंगा, ठीक है ना, ध्यान से देखना।
ये देखो, इनमें से एक पैरा है एक फेरो है, दोनों के इसमें अट्रैक्शन हो रही है फील्ड लाइंस की, लेकिन ये फेरो है ये पैरा है, यहां पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है फील्ड लाइंस की, यहां पे वीक अट्रैक्शन, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और यहां पे क्या है वीक अट्रैक्शन, यहां पे क्या है वीक अट्रैक्शन। ये किस तरफ मूव करते हैं, दे हैव अ टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की भी वीक टू स्ट्रॉन्ग मूव करने की होती है, लेकिन इनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है, ये बड़ी जल्दी कोशिश करते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग की तरफ जाएं, इनकी स्ट्रॉन्ग की तरफ जाने की टेंडेंसी भी स्ट्रॉन्ग होती है, बस ये फर्क है। ससेप्टेबिलिटी हाईली पॉजिटिव, देखो म्यू आर क्या होता है 1 प्लस चाई, म्यू आर मच मच ग्रेटर देन 1, तो चाई जो है मच मच ग्रेटर देन 1 माइनस 1, तो चाई जो है मच मच ग्रेटर देन 0 होगा, बहुत ज्यादा, 0 से बहुत ज्यादा, ठीक है ना, 0 से बहुत ज्यादा। आयरन और निकल इसके एग्जांपल्स हैं। आयरन जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है भाई, आयरन जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, याद रखिएगा इस बात। आइए, तो अब ये चीज आपने पढ़ ली है, सवाल कर लेते हैं, ठीक है ना, सवाल कर लेते हैं, एक बार थोड़ा सा समराइज करवा दूं मैं। पैरा, डाया, फेरो, जो मेन बेसिक फर्क है, इसमें B जो है वो B0 से ज्यादा होता है, इसमें B जो है वो B0 से कम होता है, इसमें जो है B जो है वो B0 से बहुत ज्यादा होता है, इसमें म्यू जो है वो म्यू0 से ज्यादा होता है, इसमें म्यू जो है वो म्यू0 से कम होता है, इसमें म्यू म्यू0 से बहुत ज्यादा होता है, इसमें म्यू आर जो है वो 1 से ज्यादा होता है, इसमें म्यू आर 1 से कम होता है, इसमें म्यू आर 1 से बहुत ज्यादा होता है, ठीक है जी, सिंपल सी बात। तो स्लाइट, ये स्लाइट होता है, ये भी स्लाइट होता है, ठीक है ना, ये वीकली अट्रैक्ट करते हैं या वीकली अट्रैक्टेड हो जाते हैं फील्ड लाइंस की तरफ, ये वीकली रिपेल करते हैं या वीकली रिपेल हो जाते हैं, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं या स्ट्रांगली अट्रैक्ट ही करते हैं, ये रिपेल नहीं होते, ठीक, कोई मतलब नहीं है। अच्छा जी, इनकी टेंडेंसी क्या होती है, वीक टू स्ट्रॉन्ग जाया जाए, वीक टू स्ट्रॉन्ग जाया जाए, इनकी टेंडेंसी होती है स्ट्रॉन्ग टू वीक जाया जाए, और इनकी टेंडेंसी होती है वीक टू स्ट्रॉन्ग जाया जाए, और वीक टू स्ट्रॉन्ग जाने की टेंडेंसी भी स्ट्रॉन्ग होती है, वीक टू स्ट्रॉन्ग जाने की टेंडेंसी भी स्ट्रॉन्ग होती है भाई, ठीक है ना, ये जो लिखा हुआ वीक टू स्ट्रॉन्ग जाने की टेंडेंसी भी स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा जी, इसमें चाई की वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन 0, स्लाइट, इसमें स्लाइटली लेस देन 0, स्लाइट, और इसमें मच मच ग्रेटर देन 0, ठीक। तो ये बातों का ध्यान रखिएगा, ये इनके फर्क हैं, फर्क पता चल गए। तो पैरा और फेरो में बस यही फर्क है कि पैरा लो फॉर्म में है, फेरो स्ट्रॉन्ग फॉर्म में, डाया उल्टा है, पैरा अच्छा बच्चा है, फेरो बहुत अच्छा बच्चा है, डाया जो है बहुत शरारती बच्चा है, ठीक है जी, बस ये बात है, थोड़ा शरारती बच्चा है डाया। डोमेन फॉर्मेशन इज द नेसेसरी फीचर, किसका फीचर है, फेरो का, खत्म। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज नेगेटिव फॉर डायामैग्नेटिक मटेरियल। If the magnetic moment of an atom of diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic material, अब म्यू से लिखा है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को म्यू से लिखा है, म्यू डी म्यू पी म्यू आर, सो म्यू डी म्यू पी म्यू एफ रिस्पेक्टिवली, देन कौन सा ट्रू है। देखो बेटा, मैंने आपको बताया था ये फील्ड की एब्सेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, फील्ड की प्रेजेंस में तो डाइपोल मोमेंट सब में आ जाती है, पैरा में भी आ जाती है, डाया में भी आ जाती है, फेरो में भी आ जाती है, लेकिन यहां पे फील्ड की एब्सेंस में बात हो रही है, तो फील्ड की एब्सेंस में डाया में 0 होती है,
ओवरऑल तो जीरो होती है, ओवरऑल तो सब में जीरो होती है। ये किस लेवल पे बात कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर लेवल पे। किस लेवल पे बात कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर, इंडिविजुअल लेवल। किस लेवल पे बात हो रही है बेटा? इंडिविजुअल लेवल पे बात हो रही है, इंडिविजुअल लेवल पे बात हो रही है। म्यू डी जीरो, म्यू पी जीरो नहीं है और म्यू एफ भी जीरो नहीं है। सिर्फ डायामैग्नेटिक के केस में जीरो होती है, ये ऑप्शन है। यहां पे जीरो नहीं होती, ये गलत हो गया। ये जीरो नहीं होती, ये गलत हो गया। यहां पे म्यू पी जीरो कर दिया, ये गलत हो गया। तो ये बचा म्यू डी जीरो, म्यू पी नॉट जीरो। ठीक है ना? म्यू एफ वाला ऑप्शन जो है कोई मैच नहीं कर रहा। ठीक है ना? इसके साथ मैच नहीं कर रहा। These are 4 light-weighted samples A, B, C, D suspended by a thread. A bar magnet is slowly brought near each sample, and following observations are observed. A feebly repel हुआ है, एक मैग्नेट लेके आए हैं इन सबके पास, उनकी वजह से A feebly repel हुआ है, B feebly attract हुआ है, और C जो है वो strongly attract हुआ है, और D unaffected रहा है। feebly attract मतलब ये पैरा है, बी फीबली रिपेल्ड हुआ है ये, तो ये डाया है। ये फीबली अट्रैक्ट हुआ है तो ये पैरा है। ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट हुआ है तो ये फेरो है, और ये अनइफेक्टेड रहा है तो ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है जी। अब क्या कह रहे हैं कि बी इज ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। टिक कर दो भाई, सही आ गया आंसर। कह रहे हैं बी इज ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। हाँ। सी डायामैग्नेटिक है? नहीं। सी फेरो है। डी फेरो है? नहीं। डी नॉन मैग्नेटिक है। ए नॉन मैग्नेटिक है? नहीं। ए डाया है। तो यही ऑप्शन है। कितने आसान क्वेश्चंस थे भाई। तो आज का लेक्चर तो यहीं पे खत्म हो गया। होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो लास्ट लेक्चर का था। The bar magnet is hung by a cotton thread in a uniform horizontal magnetic field and is in equilibrium state. ठीक है ना? बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड में इक्विलिब्रियम स्टेट में है। इक्विलिब्रियम मेंशन्ड नहीं है, कौन सा? इक्विलिब्रियम नॉट मेंशन्ड। तो अगर मेंशन्ड ना हो तो अज्यूम करो स्टेबल। इक्विलिब्रियम स्टेबल अज्यूम करके चलना है। तो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में थीटा 0 डिग्री अज्यूम करके चलना है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट इट बाय 60 डिग्री। अब इसको रोटेट कर दिया 60 डिग्री से। इसको रोटेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो W है, वो W दी हुई। नाउ द टॉर्क रिक्वायर्ड टू कीप द मैग्नेट इन इट्स न्यू पोजीशन। इस नई पोजीशन में रखने के लिए आपको कितना टॉर्क चाहिए? इसी पोजीशन में रखना है। देखो यार, अगर आपको इसको इसी की नई पोजीशन में रखना है, 60 डिग्री में ही रखना है, ठीक है ना? इसी की नई पोजीशन में ही रखना है, यानी कि 60 डिग्री में ही रखना है, तो आपको इतना ही टॉर्क लगाना पड़ेगा जितना इस पे लगेगा। टॉर्क किस तरफ लगेगा? M क्रॉस B, ऐसे लगेगा। तो मैग्नेटिक टॉर्क ऐसे लगेगा। मुझे भी उतना ही टॉर्क एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा ताकि मैं इसको इसकी इसी पोजीशन में रख सकूं, है ना? तब ये रेस्ट पे रहेगा ना? बिल्कुल। तो एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो भी मुझे MB sin 60 लगाना पड़ेगा। MB sin 60 यानी कि MB इंटू √3/2। लेकिन आंसर जो है वो W की फॉर्म में है। आंसर जो है वो W की फॉर्म में है। हमारा आंसर तो यही है, लेकिन आंसर W की फॉर्म में। क्या करें? रुको, वर्क देखो। कह रहे हैं कि भाई जो एनर्जी रिक्वायर्ड या वर्क रिक्वायर्ड एक ही बात है। तो यहां पे शुरू की एनर्जी देखो, -MB cos थीटा होती है, तो -MB cos 0, cos 0 होता है 1, तो ये हो गया -MB। ये है -MB cos 60, cos 60 होता है 1/2, ठीक है ना? तो एनर्जी हमें कितनी चाहिए? पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई। तो डेल्टा U हमें एनर्जी कितनी चाहिए? U2 - U1। -MB/2 में से -MB घटा दो। MB में से MB/2 घट गए तो MB/2 आ गया। इसकी वैल्यू W दे रखी है, इसकी वैल्यू W दे रखी है क्वेश्चन के अंदर।
तो इसका मतलब MB जो है वो 2W आ गया, बस इसमें रख दो। तो 2W इंटू √3/2, 2 से 2 कट गया, तो √3W आंसर आ गया। √3W, दिस इज द आंसर। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? नीट के सेकंड फेज में 2016 का सवाल था, अच्छा सवाल है। एक ही क्वेश्चन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क यूज हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले इक्विलिब्रियम स्टेट में है, बताया नहीं कौन सी है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली मान के चलो। उसमें पोटेंशियल एनर्जी ये है, 60 डिग्री पे ये है, चेंज इतनी एनर्जी हमें लगानी पड़ी। अब कह रहे हैं कि अगर इसी पोजीशन में रखना है तो आपको इतना टॉर्क लगाना पड़ेगा, जितना लग रहा है उतना ही लगाना पड़ेगा, ताकि नेट टॉर्क 0 हो जाए। तो इतना ही लगाना पड़ गया। अब MB की वैल्यू 2W है, बस पुट कर दो। शुक्रिया, शुभ रात्रि, शबा खैर, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। बाय 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 बाय।